ये जो आरपीएससी और यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे प्रीलिम्स या मेंस के, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने जो टॉपिक पढ़ा है उससे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्या क्वेश्चन जो मैक्सिमम है वो अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आते हैं या फैक्चुअल आते हैं। उसी का अंदाजा हम इन क्वेश्चन को सोल्व करके लगा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बताना है। पेन चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। ओके, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब 1950 में एग्जैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अच्छा देखो, जैसे 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, तो आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट 1976 को जो है सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जो है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़े थे। तो अगर हमने उस समय जोड़े थे, इसका मतलब 1950 में तो ये थे नहीं, तो 1950 में सी और डी ऐसे कट गया। अब ए ऑप्शन में जो है आप देखो सॉवरेन शब्द नहीं है, जबकि सॉवरेन शब्द तो शुरुआत से मौजूद था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो अब यहां पर आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक जो है 1950 के ओरिजिनल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी प्रीएम्बल में ये तीनों वर्ड मौजूद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की जब बात आती है तो जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो इस बारे में कुछ और चीजें जानने को मौका में मिलेगा कि जो फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों बनाया जाता है, ताकि राज्य की शक्तियों को नियंत्रित किया जा सके। इतिहास में भी कई सारे क्रांतियां हुई है। आप चाहे अमेरिकन रिवॉल्यूशन देख लो, ब्रिटेन में जो चार्टिस्ट मूवमेंट के बाद में जो, या फिर पहले भी जो मैग्ना कार्टा का अधिकार जो मिला था, ये तमाम सारे अधिकार या जो है क्यों जारी किए जाते हैं, ताकि सरकार बाध्य होती है कि अच्छा हाँ, नागरिकों को हमें कम से कम इन अधिकारों को तो देना ही पड़ेगा। तो हमारे फंडामेंटल राइट भी इसीलिए, चाहे वो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तमाम सारे अधिकार राज्य संविधान निर्माताओं ने संविधान में नागरिकों को क्यों दिए, ताकि राज्य उनका उल्लंघन ना कर सके। यानी कि जो फंडामेंटल राइट है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो गवर्नमेंट को लिमिट करता है कि भाई आपकी सीमा यहीं तक है। गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो अनलिमिटेड होती है, और उसी अनलिमिटेड पावर को लिमिटेड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो निर्माण किया जाता है। इस संदर्भ में अगर हम इस क्वेश्चन को देखना चाहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ये पूछना चाह रहा है, पहला लिखा हुआ है इसमें, ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। देखो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन फेडरल स्ट्रक्चर, तो ये तो एक संघीय सरकार की बात हो रही है, एक फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो ये तो संघीय सरकार की जो परिभाषा है उसको संतुष्ट कर रही है, या ये इसका मतलब तो ये निकल रहा है, इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय नॉमिनल पावर, यानी कि जो आपके नॉमिनल पावर होती है वो हेड ऑफ द नेशन जो है वो एंजॉय कर रहा होता है। तो ये तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही तो राष्ट्रपति क्या होता है, नॉमिनल हेड होता है। तो ये जो है आपकी संसदीय जो सरकार है वो उसको बता रही है। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय रियल पावर ऑफ रियल पावर, तो रियल पावर जैसे राष्ट्रपति ट्रम्प, अमेरिका में जो अध्यक्षात्मक शासन पद्धति है उसके अंदर रियल पावर जो है वो हेड के द्वारा एंजॉय की जाती है। तो ये कौन सी पावर, कौन सा शासन पद्धति हो जाएगी या कौन सी सरकार हो जाएगी, अध्यक्षीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार जो होती है, अध्यक्षात्मक शासन पद्धति वाली सरकार होती है, ये तो उसका मतलब निकल रहा है। लास्ट ऑप्शन देखो, ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ टर्म्स उल्लेखित है, उनके द्वारा गवर्नमेंट लिमिटेड हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का सही अर्थ को जो है नोटिफाई कर रहा है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होती है जिसके राइट या जिसकी पावर्स जो है वो लिमिटेड होती है गवर्नमेंट के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ही है वो जो कि सरकार को नियंत्रण में रखता है, या फिर सरकार को, नागरिकों को वो अधिकार प्रदान करता है। जिस नागरिकों को अधिकार क्यों प्रदान किए जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट, राज्य के विरुद्ध, ताकि अगर राज्य उनका उल्लंघन करे तो नागरिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सके, हाई कोर्ट जा सके आर्टिकल 32 और 226 के तहत, और अपने अधिकारों की बहाली करवा सके, या फिर राज्य के आतताई जो पावर्स है, आतताई जो शक्तियां है, उनको कंट्रोल किया जा सके। तो इस रूप में इसका आंसर यह होगा। अगला क्वेश्चन है, द माइंड ऑफ मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किस में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर का माइंड जो है वो आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है प्रीएम्बल। क्यों, क्योंकि प्रीएम्बल में आप देखिए
कि जो है तमाम सारे, चाहे वो राजनीतिक न्याय की बात हो, चाहे आप सामाजिक आर्थिक न्याय की बात हो, चाहे वो जो है अखंडता और एकता से रिलेटेड कर्तव्य की बात हो, वो सारी की सारी चीजें प्रियम्बल में हमको दिखाई देती है, जो कि माइंड ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें दिखाई देता है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द अब्सेंस ऑफ। अच्छा, इक्वालिटी जब हमने पढ़ा था तब हमने एक बात पढ़ी थी कि इक्वालिटी जो जहां पर होती है वहां पर कोई भी प्रिविलेज ग्रुप नहीं होता है, यानी कि वहां पर कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता है। इक्वालिटी में क्योंकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग होता ही नहीं है, तो सभी लोगों को क्या है कि समान रूप से ट्रीट किया जाता है। इससे ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी को जो है अलग सा राइट दिया जाएगा। तो इक्वालिटी में यहाँ पर देखो, रिस्ट्रेन मतलब तो होता है रोक टोक, कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा, और आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो बैठ ही नहीं रहे हैं इसके अंदर, सीधा प्रिविलेज ही इसका आंसर बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज, मतलब इकोनॉमिक जस्टिस का क्या ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, ये जो है वो कहाँ पर मिलता है, इकोनॉमिक जस्टिस का जो प्रावधान है, ऑब्जेक्टिव जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर हमें दिखाई देता है, कहाँ पर है ये। तो इकोनॉमिक जस्टिस आपको पता है कि आपकी प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल में तो ऑलरेडी मौजूद है ही सही। अभी अभी पहले ही जो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे थे, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वहां पर तो दिया जाता है पॉलिटिकल जस्टिस या पॉलिटिकल जो है न्याय प्रदान किया जाता है, पॉलिटिकल स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जबकि इसके ठीक विपरीत आप देखोगे कि डीपीएसपी जो है वहां पे सोशल और इकोनॉमिक जो है फ्रीडम या सोशल इकोनॉमिक जस्टिस भी प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो ये होगा। क्यों? जब अपन डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब हम इसको थोड़ा और ज्यादा देख लेंगे, पर इसके अंदर आंसर जो है वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, ये तो सही बात है कि वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बट हैज नो लीगल इफेक्ट। इसके बारे में थोड़ा सा और अभी बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बेरुवाड़ी मामले में उन्होंने नकारा था कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, बट केशवानंद भारती मामले में उन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑप्शन गलत हो गया। ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज अ सेम लीगल इफेक्ट एंड एनी अदर पार्ट। और इसमें क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ऑफ अदर पार्ट्स। तो देखो यहां पर जो है हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, बट इसका जो है वो न्यायालय के द्वारा जो है वो इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये नॉन जुडिशियबल है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। लीगल इफेक्ट नहीं है तो आंसर तो ये सही हो रहा है वैसे तो, पर ये क्या कह रहा है कि हैज द सेम लीगल इफेक्ट ऑफ एनी अदर पार्ट। एनी अदर पार्ट की तरह सेम लीगल इफेक्ट नहीं है, क्योंकि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। हमें पता है कि फंडामेंटल राइट तो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, तो ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। बट अब देखो, नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट पे नो, ऐसा नहीं कह सकते अपन, क्योंकि हमें पता है कि जब कभी भी क्योंकि की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा हुआ, तो जब कभी भी कोई दुविधा क्रिएट होती है तब प्रियम्बल का जो है वो रेफरेंस लिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट और जो आपके संसद है इवन, वो भी संविधान निर्माताओं की भावनाओं को जानने के लिए किसी आर्टिकल में उलझ जाने पर इसी जो है प्रस्तावना का वो रेफरेंस लिया जाता है। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच विद रिगार्ड टू द प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट, मतलब प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन द प्रियम्बल। सही बात है, समता और मतलब है ना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर और प्रतिष्ठा या स्थिति की समता जो है आपको प्रियम्बल में देखने को मिलती है। सही बात है। द एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन वाज नॉट देयर इन प्रियम्बल सिंस द बिगिनिंग। तो ये देखो, इंटीग्रिटी जो शब्द है, अखंडता जो शब्द है, वो आपको पता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा जोड़ा गया। तो ये वाला जो शब्द है वो बिगिनिंग से ही प्रियम्बल में नहीं है, यानी कि ये वाक्य जो है वो इस मामले में सही है कि इंटीग्रिटी वाला जो शब्द है वो शुरू से ही जो है शुरू से ही प्रियम्बल में मौजूद नहीं है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हो गए, तो इसमें आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है प्रियम्बल का पार्ट है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व
टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic do hereby adopt enact and give ourselves this constitution। ये सही लग रहा है? ठीक है, इसको पढ़ते हैं। वी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भैया पार्लियामेंट नहीं है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नहीं, पीपल ऑफ इंडिया है। और नन ऑफ द अबव, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ए वाला आंसर इसका हो गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। सारी सत्ता के स्रोत कौन है? सारी की सारी पावर जो है उसका सोर्स कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द वर्ड सेक्युलर डिनोट्स, सेक्युलर वर्ड क्या बता रहा है? कीप अवे फ्रॉम ऑल रिलीजन, सभी धर्मों से दूर रहना। बिलीव इन वन गॉड, एक ईश्वर के अंदर विश्वास रखना। फ्रीडम ऑफ, भैया एक ईश्वर के अंदर विश्वास रखना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन, देखो सभी सिटीजन को जो है रिलीजन की स्वतंत्रता होगी और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता होगी। तो ये वाला सही आंसर है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिसिंग डिफरेंस रिलीजन, ये जो है ये कुछ ज्यादा मायने में सही है। क्योंकि देखो आप के एक तो क्या है कि एक गॉड की मान्यता तो है ही नहीं अपने यहाँ पे, मतलब आप चाहो तो जो है खुदा को पूजो, चाहे भगवान को, चाहे जो है आप अल्लाह को पूजो। ठीक है, आप इसमें देखो कि कीप अवे फ्रॉम ऑल रिलीजन, नहीं ऐसा भी नहीं है। ठीक है, सर्वधर्म समभाव की बात है। प्रैक्टिसिंग द डिफरेंट रिलीजन, ठीक है, ये भी कुछ मामले में सही है, बट प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन, ठीक है, ये भी सही है, बट ज्यादा मायने में ये सही है कि हमारे यहाँ पर क्या है कि फ्रीडम है, किसी को भी आप कोई भी जो है धर्म को मान सकते हो, उसकी उपासना पद्धति को फॉलो कर सकते हो, आपको इस मामले में पूरी फ्रीडम दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये मेंस वाले क्वेश्चन आ गए हैं, पीटी वाले 10 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो ये क्वेश्चन सारे हो गए। अब मेंस वाले क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मेंस वाले क्वेश्चन में जैसे कुछ आरएस मेंस में इसी बार आए थे कि भारत में सेक्युलरवाद की संवैधानिक निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए। देखिए टाइम भी थोड़ा सा हो गया है, तो इसको या तो फिर शॉर्ट में कर लेते हैं अपन, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि या तो फिर आप ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये आप जो है वो प्रिपेयर करना कि इसमें कौन कौन से वर्ड जो है वो प्रस्तावना में लिए गए हैं, और या फिर कौन से वर्ड है जो नहीं लिए गए। देखिए मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं, जैसे कि स्वतंत्र, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, ये तो राज्य, ये तो थे ही सही। इसके अलावा इसमें भारत संघ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल है वो वाली बात भी कही हुई है। इसमें अवशिष्ट शक्तियां जो है वो राज्यों को दी जाएगी, है ना, प्रांतीय स्वायत्ता होगी, ये वाली बात भी है। इसमें सरकार की शक्तियों का स्रोत जो है वो जनता होनी चाहिए, लोकतंत्र होगा, ये वाली बात कही है। इसमें न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जो कि प्रस्तावना में यूं है। इसमें जो है आपके फ्रीडम की बात की गई है, यानी कि लिबर्टी की बात की गई है। वही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, जो 5 वहां पर है वो भी है यहाँ पर। और इसमें संघ बनाने, व्यवसाय गतिविधि करने की स्वतंत्रता, सदाचार के अधीन रहते हुए, ये बात जो है वो अलग से इसमें लिखी गई है। यानी कि जो इसमें लिबर्टी है वो लिबर्टी में ये 2-3 बातें अलग है, कम से कम ये 2 बातें अलग है। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता तो है, ये विधि के समक्ष क्षमता, ये एक अलग बात है। ठीक है, विशेष उपाय जो है आपको यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक और पिछड़ी जनजाति और सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए अलग विशेष उपाय बताए हुए हैं। भारत की अखंडता जो है जल नभ, है ना, जल नभ और थल पर जो है होनी चाहिए, वो वाली बात यहाँ पर बताइए। और प्राचीन भूमि जो विश्व में समुचित गौरव स्थान प्राप्त करेगी, विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए सुरक्षित करेगी, तो ये वाला वाक्य भी है। कुल मिलाकर क्या है कि एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन सी बातें ऐसी थी जो कि आपको जो है प्रस्तावना में दिखाई देती है, या कौन सी बातें ऐसी थी जो कि प्रस्तावना में दिखाई नहीं देती, या फिर फंडामेंटल राइट में आ गई है। जैसे आप देखो ये वाली फंडामेंटल राइट में आ गई है, ये वाली फंडामेंटल राइट में आ गई है। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखो इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। ये आर्टिकल आपके जो है 29 के अंदर भी बात की गई है ना, 29-30 के अंदर। तो ये इस प्रकार से कुछ चीजें अलग है। अब थोड़ा सा मेंस वाले जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, कि भारत में सेक्युलरवाद के संवैधानिक निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जो संवैधानिक सेक्युलरवाद जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें तो हमने स्लाइड्स में भी देखा था कि किस तरीके से ये जो पंथ निरपेक्षता अपन ने पढ़ा है उसके अंदर पूरी की पूरी बातें कही हुई है कि आपके जो है 42nd अमेंडमेंट में ये जो है जोड़ा गया था। हालांकि पहले भी ये मौजूद था, जैसा कि अपनी प्रस्तावना की शुरुआत में भी देखा है कि हमारे यहाँ पर जो है विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी, तो ये यहाँ पर भी पंथ निरपेक्षता उल्लेखित है। फिर पंथ निरपेक्षता की जो अवधारणा है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा और राज्य के समक्ष सभी धर्मों को मानने वाले लोग जो है वो इक्वली ट्रीट करेंगे, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, राज्य खुद का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो, अच्छा दूसरे पहलू का फिर जिक्र कर सकते हैं कि
जो पंथ निरपेक्षता हमारी जो है वो पश्चिम की पंथ निरपेक्षता से अलग है। ठीक है, हमारे यहाँ पर राज्य और धर्म के पृथक्करण के बजाय सर्वधर्म समभाव की बातें हैं। ठीक है, इन बातों को जिक्र करके फिर पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता की जो अपन ने बातें की थी, है ना, धर्म निरपेक्षता वर्सेस पंथ निरपेक्षता, ये वाली बात अपन जिक्र कर सकते हैं। एसआर बोमाई के मामले की जिक्र कर सकते हैं। दत्तात्रेय हंसबोले के जो कमेंट था उसके अंदर जो वाद दायर किया गया था, आई थिंक 2024 के अंदर ही बलराम देव जो है वाद दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उससे में ये डिसीजन दिया गया था कि ये जो है आपका धर्मनिरपेक्षता जो है वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको हटाया नहीं जा सकता, या फिर ये जो शब्द जोड़े गए हैं वो सही जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये तमाम सारी बातें करके या फिर ये सारे पहलू उजागर करके फिर ये प्रस्तावना में इसका मीनिंग हो गया। फिर आप जो है इसको फंडामेंटल राइट से जाके जोड़ोगे कि 14, 15, 16 में आपको दिखाई देगा धर्मनिरपेक्षता का शब्द, या फिर जो है आपके 25 से लेकर 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई है, इसके बाद में आप जो है आपके डीपीएसपी के अंदर भी जो है धार्मिक सद्भाव की बातें की गई है, जो आपके मूल कर्तव्य है वहां पर भी धार्मिक सद्भाव की बातें की गई है। तो वो तमाम सारी बातें कर डीपीएसपी में जैसे जो आपके आर्टिकल 44 के अंदर जो समान नागरिक संहिता है वहां पर भी धर्मनिरपेक्षता वाली बातें कहीं हद तक दिखाई देती है। तो इन तमाम सारी बातों को जिक्र करना था। संवैधानिक निहितार्थ तो यही है पंथ निरपेक्षता के। अच्छा, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं मेंस में जो आया हुआ है कि हम भारत के लोग होने के संविधान के सभा के दावे की समीक्षा कीजिए। देखिए यहाँ पे समीक्षा करनी थी, हमें किस दावे की समीक्षा करनी थी? तो इस दावे की समीक्षा करनी थी कि हम भारत के लोग होने के, मतलब संविधान सभा ने जो ये दावा किया था तो क्या ये दावा सही है कि हम भारत के लोग जो है क्या वास्तव में ये बोल रहे हैं? तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हम भारत के लोग यानी कि उस समय के तमाम सारे जो 34 करोड़ लोग हैं उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि भारत को हम इन 5 प्रकार की विशेषताओं से युक्त करना चाह रहे हैं और इसके नागरिकों को ये 4 प्रकार की विशेषताएं देना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बात हम जो है यहाँ पर ये जोड़ना चाहेंगे। पहले तो हम क्या है कि इसके पक्ष में 4-5 आर्गुमेंट देंगे, फिर क्या है इसके विपक्ष में 2-3 आर्गुमेंट देके फिर अंततः जो है हम पुनः इसी बात पर वापस लौटेंगे। जैसे कि क्या क्या आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं कि हम भारत के लोग होने का दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि न केवल ब्रिटिश भारत के तमाम सारे राज्य बल्कि तमाम सारी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर न केवल कांग्रेस पार्टी के सदस्य बल्कि आप देखोगे प्रारूप समिति में जो है अन्य विचारधाराओं के सदस्य भी मौजूद थे। यहाँ पर न केवल जो आपकी जो है सवर्ण जातियां मौजूद थी बल्कि अल्पसंख्यक के अलावा जो दलित जातियां या जनजातियां जो है वे भी मौजूद थी। ठीक है, यहाँ पर न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी मौजूद थी। तो ये इस प्रकार से पूरा का पूरा हम भारत के लोगों की भावनाओं को उजागर तो कर रहा है, परंतु इसके फिर अगेंस्ट में हम ये आर्गुमेंट देंगे कि भैया देसी रियासतों में से, हालांकि हम ऊपर ये आर्गुमेंट देंगे कि जो हम भारत के लोग हैं, क्योंकि ये भी 1946 में जो चुनाव हुए थे, हालांकि उस समय कुछ बातें थी जिसके तहत उनका चुनाव हुआ है, परंतु ब्रिटिश भारत के सदस्य तो चुनाव के द्वारा ही तो चुनकर आए थे, ब्रिटिश भारत में जो विधानसभाएं थी उनके सदस्य। अब जब हम इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट देना स्टार्ट करेंगे तब पहला आर्गुमेंट ये देंगे कि भैया देसी रियासत के सदस्य तो नियुक्त किए गए थे। ठीक है, कुछ देसी रियासतों के सदस्यों के नाम लिखा जा सकता है। फिर दूसरा ये कि भैया कि ये जो ब्रिटिश भारत में जो भी चुनाव हुआ है वो तो आप देखो कि संपत्ति और शिक्षा के आधार पर ही वोटिंग का अधिकार दिया गया था लगभग, है ना, बहुत ही कम पॉपुलेशन को वोटिंग का अधिकार दिया गया था, तो वयस्क मताधिकार से तो है ही नहीं। तो ये किस आधार पर हम भारत के लोग होने का दावा कर रहे हैं? ठीक है, तीसरा फिर हम ये कहेंगे कि आप देखो कि सभी भागों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, या फिर यूं देखो कि महिला तो भैया 50% थी तो फिर महिलाओं का तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व था ही नहीं, मतलब कुल मिलाकर जो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना वो नहीं था। तो अब इसके आधार पर हम क्या चीजें कह सकते हैं जब हम इसकी समीक्षा करेंगे, यानी कि वापस पॉजिटिव नोट पर जब निष्कर्ष लिखेंगे तब हम ये बातें लिख सकते हैं कि ये जो है आपके हम भारत के लोग होने का दावा इसलिए भी सही है क्योंकि आप देखो देसी रियासतों में से जो सदस्य आ रहे हैं वो तो प्रजामंडल आंदोलन से ही तो निकल के आ रहे हैं, चाहे आप माणिक्यलाल वर्मा का नाम ले लो या फिर जो है जयनारायण व्यास का नाम ले लो, मतलब तमाम सारे जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे बीकानेर से, जयपुर से, है ना, शाहपुरा से, तो ये तमाम सारे जो है आपके प्रजामंडल आंदोलन से ही संबंधित नेता थे, इनका एग्जाम्पल लिया जा सकता है। फिर दूसरा
कि भैया उस समय ये आप जो कह रहे हो ना कि हम भारत के लोग पूरा का पूरा एकदम से एडल्ट फ्रेंचाइजीज के द्वारा चुनकर आए, तो ऐसा तो उस समय संभव ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास में असाक्षर जनता थी, हमारे पास में जो है आप देखो कि प्रॉपर इक्विपमेंट जो है इलेक्शन के लिए वो नहीं मौजूद थे, जागरूकता का अभाव था, और भी तमाम सारी जो है कई सारी मुसीबतें इसमें मौजूद थी। इसके बावजूद जो है हमने जो है संविधान सभा का गठन किया, और जब 1950 में जब हमने इक्वल मतलब अडल्ट फ्रेंचाइजीज के थ्रू जब प्रथम लोकसभा चुनाव करवाया था, तो उसके अंदर भी हमने देखा कि हम ही वो थे जो कि कई सारी यूरोपीय कंट्री से पहले से भी पहले महिलाओं को इलेक्शन का अधिकार दे चुके थे। इस आधार पर हम जो है हम भारत के लोगों होने के दावे को मतलब है ना क्या सेटिस्फाई मान सकते हैं, तो ये इसकी समीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्कस द ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक, मतलब रिपब्लिक वर्ड के साथ में जो भी अटैच था इन प्रियम्बल आर द डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो इसमें जो आपके रिपब्लिक के साथ में जितने भी वर्ड है, तो हमने देखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो गणराज्य जो शब्द है उसको हटा के चारों जो शब्द है, यानी कि एक तो है आपके सोवरेन यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, और एक जो है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, एक पंथ निरपेक्ष यानी कि जो आपके सेक्युलर शब्द है, ठीक है, एक जो है आपके डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्रात्मक, ठीक है। तो ये तमाम सारे जो शब्द है उसको प्रेजेंट अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में ये कितने डिफेंडेबल है कि क्या जो है आपके लोकतंत्र सही मायने में वर्क कर रहा है, क्या वास्तव में अभी सरकार की जो नीतियां है वो लोगों को केंद्र में लगकर चलाई जा रही है। आपको कई सारे रिसेंट एग्जांपल यहाँ पे देने थे, ठीक है, निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष यानी कि वही पंथ निरपेक्षता वाली जो बात है उसी को ही, क्या वास्तव में पंथ निरपेक्षता हमारे यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि आप अभी वाली सरकार के जो नीतियां है उसका एग्जांपल लेके इसका दे सकते हो, ठीक है, क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ट्रम्प साहब आके हमारी जो है वो सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, क्या हम वास्तव में समाजवादी है एलपीजी एरा के बाद में, हमारे जो विनिवेश के जितने भी निर्णय हैं क्या वो इसके अगेंस्ट में नहीं जा रहे। तो ये इस प्रकार से इसके जो आंसर है वो करंट और वही इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच बताई थी उससे इसका आंसर करना था, ठीक है। व्हाट आर द मेजर कमिटमेंट, अच्छा ये जो नीचे के क्वेश्चन है वो आप खुद करिएगा, अभी कुछ ज्यादा देर भी हो गई है, तो मैं थोड़ा सा मोटा मोटी आइडिया देता हूँ। व्हाट आर द मेजर्स कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स प्रियम्बल, ठीक है। तो मेजर कमिटमेंट क्या है, तो भैया मैंने बता ही दिया, 5 प्रकार की विशेषताओं से भारत को युक्त करना चाह रहे हैं हम, कौन कौन सी, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, 4 प्रकार की सुविधाएं जो है उनके नागरिकों को देना चाह रहे हैं हम, 3 फ्रेंच रिवोल्यूशन वाली, स्वतंत्रता समता बंधुता, और 3 जो है आपके रशियन रिवोल्यूशन वाली यानी कि जो आपके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिंग आउट द फिलोसफी ऑफ द इंडियन पॉलिटी एज इंश्रिन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसके बारे में तो वो जो महत्व वाला जो पूरा का पूरा पेज है वहां से आप चीजें उठा के डाल सकते हो, ठीक है। व्हाट वाज द अमेंडमेंट इन 1976 इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये जो 1976 में जो आगे पंथ निरपेक्षता समाजवादी और ये शब्द जोड़ा गया था, और इसका जो क्लास में डिस्कशन है उसके द्वारा इसका आंसर लिखा जा सकता है। जैसे कि ये फिलोसफी वाले क्वेश्चन में आप जो है ये लास्ट वाले पेज में अभी अपन ने देखा था कि ये वाली चीजें डाली जा सकती है, और वही 76 अमेंडमेंट में भी चीजें इसी प्रकार से डाली जा सकती है, ठीक है। इसी के साथ में जो है आपकी ये पहली क्लास एंड होती है, और इसके संदर्भ में कोई भी आपको सुझाव देना हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें सुझाव भी दे सकते हैं, और भी जो भी हमारा प्रोग्राम रहेगा उसके बारे में आपको जो फर्दर जो भी क्लासेस रहेगी उसके बारे में सूचनाएं जो है एक शेड्यूल के माध्यम से दी जाएगी। ये जो पहली क्लास है वो हमारा इस पर्पज से लाई गई थी ताकि पढ़ाई का सिनेरियो अकॉर्डिंग टू बदलते हुए सर्कमस्टांसेस, जो पेपर के सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से बदला जाए उसके आधार पर ये हमने क्लास डिजाइन की थी, और इसी संदर्भ में मैंने ये क्लास ली है, और भी कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। धन्यवाद क्लास लेने के लिए।